दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 की। दोस्तों जैसा आप इस नाम से समझ पा रहे हैं कि कंपनसेशन है। कंपनसेशन कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है और उसको किसी भी तरह की चोट लग जाती है, बीमारी हो जाती है या विकलांगता हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयर की कि उसको कुछ भुगतान करे। ठीक, यही एक पूरा कंपनसेशन है। ठीक, दोस्तों अब इस कंपनसेशन को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि बात आखिर ये शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों जब पहले के समय में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो लोग अपना जो भी व्यवसाय कर रहे थे वो अपने स्तर पे कर रहे थे, अपने गांव के स्तर पे कर रहे थे। तो जो भी वो कार्य करते थे अपने घर से ही करते थे, या कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठे होकर एक जगह अपना कार्य करने लगे। कोई जूता सिल रहा है, कोई चमड़े का कार्य कर रहा है, या कोई भी किसी भी तरह का उद्योग कर रहा है, ठीक है, कोई सिलाई वाला कर रहा है। तो इस तरह से क्या था कि वहां पे कार्य करने की दशाएं या चीजों में इतनी दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, ठीक है, लोगों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, लोग एक जगह हो इकट्ठे होकर कार्य करने लगे और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता था औद्योगिकरण के समय में। और उस समय भारत में भी ब्रिटिश राज था, जहाँ पर इन सभी चीज़ों की रेल रेल उद्योग आया, है ना? और जो भी अलग-अलग फैक्ट्रियाँ लगी, इन सब पे अधिक से अधिक उत्पादन पे जोर दिया जा रहा था। और जब उत्पादन पे अधिक से अधिक जोर दिया जाता है, तो अधिक से अधिक कार्य कराया जाएगा। जो कार्य करने की दशाएँ थी, वो भी अच्छी नहीं थी, सुरक्षा उपकरण अच्छे नहीं थे, सुरक्षा के जो साधन बनाए जाते हैं वो भी अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मजदूर वहाँ कार्य कर रहे थे, लंबी अवधि तक कार्य करने के कारण उनको कहीं न कहीं चोट लगना, है, किसी भी केमिकल के संपर्क में आने से बीमार होना, और इसके अलावा विकलांगता होना, प्लस किसी वजह से कुछ एक्सपायर हो जाना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट की माँग उठने लगी। लेकिन जब ये एक्ट नहीं आया था, तो औद्योगिकरण तो काफ़ी पहले आ चुका था, 18वीं-19वीं सदी में आ चुका था। तब डिमांड उठ रही थी, लेकिन तब प्रक्रिया क्या थी? तब प्रक्रिया ये थी कि लोग कानूनी सलाह लेते थे, है ना? कोर्ट जाते थे, उस समय भी कोर्ट होता था। और जब लोग कोर्ट जाते थे, तो एक लंबी प्रक्रिया होती थी और उसमें साबित करना होता था कि गलती हमारी नहीं है, गलती एम्प्लॉयर की जिसने रोज़गार दिया और उसने वो व्यवस्था नहीं रखी, उसकी वजह से ही हमें चोट लगी है। तो नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात उठने लगी कि भैया, कि हम ये साबित नहीं कर पाएँगे कि हमारी गलती थी कि उसकी थी। हमें एक चोट लगी है तो हमें मुआवज़ा चाहिए, और कार्य करते हुए लगी इसलिए हमको चाहिए। चाहे वो चोट लगना हो, चाहे वो किसी भी केमिकल के संपर्क में आने से कोई बीमारी होना हो या कुछ भी, ठीक? तो इसी तरह चीज़ें डिमांड उठने लगी। तो इसी तरह जो विश्व में क्या हुआ, विश्व में सबसे पहले जर्मनी में ऑटोमान बिस्मार्क थे। उन्होंने 1884 में अपने यहाँ ऐसा ही एक्ट ले आते हैं, ठीक? और जब ये एक्ट लाते हैं तो उसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लाते हैं कि इसमें आपको गलती साबित नहीं करनी है। आपको बस ये देखना है कि आपको चोट लगी, हम आपका मुआवज़ा देंगे। और ये जो स्कीम थी, ये एक इंश्योर्ड होती है, ठीक है? किसी भी बीमा एजेंसी से इंश्योर्ड रहेगी, ठीक? ताकि एम्प्लॉयर पे भी बोझ ना पड़े, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों यूके में 1897 में अपने यहाँ ऐसी स्कीम ले आता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वो भी लाता है। और जब ब्रिटिश में आ जाता है तो इंडिया पे बड़ी दबाव पड़ता है। तो ब्रिटिश में 1897 में आने के बाद उसमें भी नो फॉल्ट लायबिलिटी का सिद्धांत अपनाते हैं, ठीक? ऐसे ही यूएसए, जो कि कई कानूनों को देर से लाता रहा है, लेकिन इस लॉ को उसके यहाँ 1902 में जो मैरीलैंड प्रांत है, वहाँ पे आ जाता है और आने वाले 1940 तक लगभग सभी प्रांतों में ये लागू हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप देखते हैं कि जब पूरे विश्व में चीज़ें बनने लगी, तो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ भी थी। तो यहाँ पे भी उन्होंने 1923 में इस एक्ट को ले आते हैं, जो कि इनको धीरे-धीरे रेल बढ़ानी थी, नेटवर्क बढ़ाना था। तो इन सभी चीज़ों के लिए और जनमान हानि हो रही थी, तो इसी के विद्रोह को, रोष को कम करने के लिए ये एक्ट लाते हैं, ताकि जो संस्था या एम्प्लॉयर कार्य करा रही है, वो इसका भुगतान करे, ठीक? और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 1950 आते-आते और करंट तक में इसमें जो भी उद्योग थे, उसका दायरा बढ़ता चला गया, ठीक? उद्योगों का बढ़ा, प्लस जो बीमारियाँ थी, इससे होने वाले उनका दायरा बढ़ाया गया, ठीक है? और करंट में अभी जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा गया कि एम्प्लॉइज़ जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, उसका क्या नाम चेंज कर दिया गया? तो हाँ, उसका नाम अब एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट हो गया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, जो इस पूरे एक्ट से निकली, ठीक? अब हम इसको माइंड में से समझ लेते हैं ताकि पूरा और क्लियर हो जाए, ठीक है? दोस्तों अभी हम लोग ने पूरा वर्कमैन कंपोजिशन एक्ट को हिस्ट्री और थ्योरी से पढ़ लिया। अब हम लोग माइंड मैप से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक? दोस्तों सबसे पहले इसको हम देखते चलते हैं, ठीक? सबसे पहले जो भी हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा था हिस्टोरिकल, उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दोस्तों जैसा आप जानते हैं
कि सबसे पहले भारत में भी कई लॉ बने थे, ठीक है? 1884 में बना और उसके पहले भी लॉ थे, बट वो उन सभी लॉ में एक दिक्कत थी कि साबित करना पड़ता था कि गलती एम्प्लॉयर की है, हमारी नहीं है, और इसके चक्कर में उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे क्योंकि ऐसा कोई लॉ था नहीं, ठीक? ऐसे दोस्तों जर्मनी ने सबसे पहले अपने यहाँ बिस्मार्क थे, उन्होंने नो फॉल्ट लायबिलिटी लॉ लाए। मतलब कि इसमें किसी को साबित नहीं करना है गलती किसकी है। अगर चोट लगी है तो आपको उसकी मदद करनी है, ठीक? ऐसे ही दोस्तों यूएस में हमने बताया था मैरीलैंड एक प्रांत है, जहाँ पे 1902 में ले आते हैं और फिर 1940 तक आते-आते उनके सभी प्रांतों में अपने-अपने लॉ बना लिए जाते हैं, ठीक है? और वो लागू हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों यूके में 1897 में एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट को लाया जाता है और वो भी यही सिद्धांत अपनाता है नो फॉल्ट लायबिलिटी वाला कि किसी की कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं करनी, आपको मदद मिलेगी, ठीक है? अब दोस्तों उस समय क्या था, जब पहले की बात होती थी वहां दिक्कत क्या थी? पहले क्या था कि अनसेफ फैक्ट्री कंडीशंस थी। जो फैक्ट्री थी वहां पे भाई उत्पादन बढ़ाना था तो इतनी तो व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो, और इस तरह से ना ही कोई सोच भी रहा था कि वेलफेयर तौर पे, तो इसी वजह से इंजरीज बढ़ रही थी और वो दिक्कत कर रही थी, और कोई कॉमन लॉ की जरूरत थी, वो ऐसा लॉ होना चाहिए जो लोगों की इस चीजों में मदद कर सके। तो डिमांड उठी कि बनना चाहिए, तभी जाके पूरे विश्व में धीरे धीरे डिमांड उठी, लॉ बना। और जब ब्रिटिश में लागू हुआ तो एक समय के बाद वो इंडिया में भी आया, ठीक? अब इंडिया में दोस्तों देखते हैं, जो ये जो लॉ है, ये जो लॉ इसमें आप देख सकते हैं कि की प्रोविज़न क्या कह रहा है, कि जो हज़ार्डस इंडस्ट्री है, उसमें जोर दिया गया कि वहाँ होना चाहिए। नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात उठी कि भाई, कि ये चीज़ प्रूफ ना करना पड़े कि गलती किसकी है, ठीक है? एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनी, ठीक है? और उसके बाद कंपनसेशन का जो फ़ॉर्मूला हुआ, वो किस पे था? बेस्ड ऑन वेजेस, ऐज एंड डिसेबिलिटी। इस चीज़ को ध्यान रखो। ये जो फ़ॉर्मूला है, किस पे बना है? वेजेस पे, मतलब आप कितनी सैलरी पा रहे हैं, ठीक? प्लस आपकी एज कितनी है, प्लस आपका डिसेबिलिटी रेशियो क्या है। जैसे अभी वर्तमान में जो चेंजेस हुए हैं उसमें वेजेस को 8,000 की जगह पे 15,000 काउंट करने लगे, ठीक? ओके। अब जो गुणांक होता है, आपकी जो सैलरी है, ठीक है? उसका 50% लेंगे अगर आप डेथ हो जाती है, ठीक? और अगर आप उसको डिसेबल्ड होते हो तो 60% लेंगे। ये चीज़ सोचने वाली बात है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हो तो कम मिल रहा है, डिसेबिलिटी होने में ज़्यादा मिल रहा है। तो इसकी जो सीमा है वो 1,20,000 डेथ होने पे है और डिसेबल्ड होने पे 1,40,000 है, ठीक है? और जो भी अधिक हो, मतलब अगर आपका वो फैक्टर अधिक है तो वो मिलेगा, नहीं है, कम जा रहा है, तो आपको 1,20,000 मिलेगा। ऐसे डिसेबल्ड होने पे 1,40,000, ठीक? समझ गए? तो ये पूरा इसका फैक्टर ऐसे निकालते हैं, इसलिए ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है? बाकी मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेशन आया उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए। नए सोशल सिक्योरिटी कोड में उसमें बात करी जा रही है कि भैया इनको गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर, इस पे भी इनको कवर किया जाए। गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर, नए सोशल सिक्योरिटी कोड में इन सब चीज़ों को जोड़ने पे बहुत जोर दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है? गिग वर्कर, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर क्या है? जो लोग फ्रीलांसर जॉब करते हैं, ठीक है? जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ये कंपनी कहीं और है बट उनके बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह से उन लोगों को भी कवर करने की बात है, ठीक है? अब जो इसमें चेंजेस हैं दोस्तों वो देख लेते हैं, कि जो बेसिक चेंजेस हो रहे हैं वो ये है कि इंटीग्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है? और बॉर्डर कवरेज फॉर ऑक्यूपेशनल डिसीज़, ठीक है? मतलब कि जो भी बीमारी होती है केमिकल वगैरह से, उस तक भी बढ़ाया जाए, ठीक है? और यूनिवर्सल एडॉप्टेशन नो फॉल्ट प्रिंसिपल, कि पूरे यूनिवर्स में लगभग, है ना? पूरे वर्ल्ड में नो फॉल्ट लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी अपनाया जाए। और इससे क्या एक फ़ायदा मिल रहा है कि फोकस ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, मतलब कार्यस्थल पर सुरक्षा को भी बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है, ताकि एम्प्लॉयी एक अच्छे माइंडसेट से वहाँ काम कर सके। उसके दिमाग में टेंशन ना हो कि उसको कुछ हो सकता है, ठीक है? ताकि वो उसका वर्क और काम करने का जो आउटपुट है वो और अच्छा निकल के आएगा, ठीक है? ये हम माइंड मैप से देख लें, ठीक है? पूरी थ्योरी भी आपको हमने दे रखी है। अब हम माइंड मैप से पूरा ऊपर वाला भी देख लेते हैं, पूरा एक डिटेल में, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों कि इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इनेक्टेड टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर वर्क प्लेस इंजरीज, मतलब कार्यस्थल पर कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे जुड़ी हुई लोगों को उस पे मुआवजा देना है, ठीक है? ये रिवाइज्ड एज एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट इन 2010, मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था 2010 में उसका नाम एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया, ठीक है? अब दोस्तों जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है एंड कंडीशन है वो क्या है, कि पहली चीज़ तो जहाँ-जहाँ ईएसआई एक्ट लगेगा, वहाँ ये नहीं लगेगा, ठीक? जैसे मैटरनिटी एक्ट है, जहाँ-जहाँ ईएसआई लगेगा वहाँ वो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो भी प्रावधान है वो इसमें कवर है, ठीक है?
अगर ईएसआई में भी आप दुर्घटना में होते हैं तो उसको आपको क्षतिपूर्ति मिलती है, पेंशन मिलती है, प्लस इलाज होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक? ऐसे जैसे मैंने बताया कि नया रूल आया है, उसके तहत जो वेजेस काउंट करते हैं, पहले 8,000 थी, अब 15,000 कर दी गई है, ठीक? ओके? अब जो इसको कैलकुलेशन करना है, वो कैसे करना है? कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि परमानेंट डिसेबल्ड होने पर आपको 60% है, ठीक है? और